नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे जी, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खा पी के मजे ले रहे होंगे और आप अपनी तैयारी एकदम जोर जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। मैं आर्यन सर और आप लोग का स्वागत करते हैं बिहार बोर्ड वाला पे। तो बच्चा, आज का जो क्लास होने वाला है एकदम जबरदस्त होने वाला है, शानदार होने वाला है, जानदार होने वाला है। क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं सिविक्स, सिविक्स बोले तो पॉलिटिकल साइंस और इसी को आप हिंदी में बोलते हैं राजनीति शास्त्र। ठीक है, उसी का आज हम लोग देखने वाले हैं 5वां अध्याय। बच्चा पार्टी 5वां अध्याय जो है आप लोग का क्या है? 5वां अध्याय सर हम लोग का क्या है? 5वां अध्याय है लोकतंत्र की चुनौतियां। बाबू सब एक बात बताइए, हम लोग जो पढ़ रहे हैं सिविक्स, सिविक्स में आप देख ही रहे हैं कि जितने भी अध्याय सबके अंत में शुरू या अंत में लोकतंत्र आपको देखने को मिलता ही है। हालांकि हमने ये अध्याय जो है ये अंतिम अध्याय है आप लोग का सिविक्स का या पॉलिटिकल साइंस का, ये अंतिम ही अध्याय है। इसके बाद आप लोग का ये किताब हो जाता है समाप्त। ठीक है, समाप्त हो जाएगा। और जहां तक हमने देखा है कि सभी में हमने लोकतंत्र के बारे में ही चर्चा कर रखा है, लोकतंत्र से रिलेटेड ही है, डेमोक्रेसी से रिलेटेड ही है पूरे अध्याय में, है कि नहीं। तो इसमें जो है हम लोग को देखना है कि लोकतंत्र में जो चुनौतियां हैं, लोकतंत्र की जो चुनौतियां हैं, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो क्या क्या चुनौतियां आती है सरकार के पास और लोगों के पास, समस्या जो रहती है, उन्हीं के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। कोई दिक्कत बोलो नहीं ना, एकदम जबरदस्त तरीका से। ये भी जो है बहुत ही कम समय का जो है आप लोग का ये अध्याय होगा। और ये जो तीसरा मैंने पढ़ा रखा ना, और चौथा, तीसरा, 5वां और तीसरा, ये तीनों अध्याय जो है एक दूसरे से मिलता जुलता ही है। तो जो मैंने तीसरे अध्याय में पढ़ा है वो चौथे अध्याय में मैंने छोड़ रखा था, मैंने आप लोग को बता दिया, वही सेम चीजें थी। तो आप लोग को रेगुलर जो है पर डे आप लोग को जो है क्लास देखना पड़ेगा रेगुलर। अगर आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक करेंगे तो आप लोग वहां से देख पाएंगे फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, 5th चैप्टर, ठीक है, 5th चैप्टर ना। ये सभी चैप्टर को आप लोग देखेंगे तो एकदम मजा आने वाला है। बहुत सारे बच्चे का रहता है कि सर सिविक्स जो है थोड़ा सा हमें नहीं समझ में आता है, तो आप इस वीडियो को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको कितना समझ में आने वाला है। क्योंकि आज जो हम आप लोग को पढ़ाने वाले एकदम जबरदस्त तरीका से पढ़ाने वाले हैं, तो इसलिए तो भैया मैं तो इतना तो आप लोग पे भरोसा करता हूँ और खुद पे ज़्यादा भरोसा है कि 99% बच्चों को तो मैं समझा ही दूंगा। ठीक है, बशर्ते एक शर्त है मेरे बच्चे कि आप लोग को भी मुझे टाइम देना होगा समझाने के लिए, तभी तो समझा पाएंगे। आप आइएगा भागिएगा तो कैसे समझाएंगे? नहीं समझा पाएंगे ना। इसलिए आपको भी थोड़ा वक्त देना होगा, और जो वक्त दिया वही बना सिकंदर। जिसने अपने वक्त को बेवक्त किया उसको वक्त ने बेवक्त कर दिया। बात समझ में आ रहा है? तो ये बेवक्त वक्त से चीज़ों को समझ सकते हैं हम लोग। कोई नहीं, आ जाओ। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं लोकतंत्र में जो चुनौतियां होती है, क्या क्या समस्याएं आती है। तो चुनौतियां हालांकि कहते किसको हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं इसका, तो लोकतंत्र तो आप लोग जानते ही है, जनता के द्वारा शासित शासन को लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ तो मैंने आप लोग को बार बार पढ़ा रखा है। ठीक है, तो चुनौतियां क्या है? ठीक है बच्चा, चुनौतियां क्या है? चुनौतियां हम उन्हीं चीज़ों को कहते हैं कि जो चीज़ें संभव मुश्किलें हैं लेकिन हम कर सकते हैं। आई कैन डू इट, ठीक है, मैं कर सकता हूँ, उसी को बोला जाता है चुनौतियाँ। जैसे कि मैं तीसरे अध्याय में भी आपको बताया था थोड़ा सा इसमें कि बेटा देखो, कोई भी चीज़ें जो होती है ना, कोई भी चीज़, दुनिया का कोई भी चीज़ें हैं वो ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है। हर एक चीज़ जो है क्या है, पॉसिबल होता है। ठीक है, हर एक चीज़ क्या है, पॉसिबल है। दुनिया का कोई भी चीज़ ले लो, दुनिया का कोई भी चीज़ लो, वो हमेशा पॉसिबल है। ठीक है, इम्पॉसिबल दुनिया में कोई चीज़ है ही नहीं। कहोगे सर कैसे? अगर आप इंग्लिश के दो शब्द देखेंगे, पॉसिबल और इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल में आप देखते हैं ये खुद कह रहा है कि आई एम पॉसिबल, मैं संभव हूँ। तो जब असंभव ही कह रहा है कि मैं संभव हूँ, तो फिर आप और मैं क्यों नहीं कर सकते हैं? हर चीज़ कर सकते हैं। अगर आपका टारगेट है, अगर आपका टारगेट है कि मैं बिहार टॉपर बनूं, क्या बनूं? बिहार के पहले स्थान पे आऊं। अगर आपका मन है कि मैं 400-500 नंबर में से 499 नंबर लाऊं, यहाँ तक कि 500 नंबर लाऊं या 450 लाऊं, जितना आपकी तैयारी होगी उतने नंबर आप ला सकते हैं। बिहार का जो पहला स्थान प्राप्त करने की ताकत आपके अंदर है। वो उसके अंदर कोई विशिष्ट गुण नहीं होता, आपके ही जैसे पढ़ने वाले छात्र होते हैं। आप जिस तरह से पढ़ाई कर रहे हो उसी तरह से पढ़ाई करते हैं टॉपर भी। ऐसा नहीं है कि उनके लिए एक विशेष टीचर होगा, विशिष्ट बुक होगी, ऐसी कुछ बात नहीं है। लेकिन उसने समय दिया, तो आपको भी समय देना होगा। कोई भी अध्याय
मैं आपको एक क्या कहते हैं, मैं आपको एक मंत्र बताता हूँ, इस मंत्र का ध्यान कीजिए, आराम से सब कुछ हो जाएगा। मंत्र यही है हम लोग का कि बेटा देखो, जो भी अध्याय, अगर वो अध्याय को अगर आप पूरी तरह समझ जाते हो, पूरी तरह सेटिस्फाई हो जाते हो, तो उसके बाद उसका कुछ ना कुछ प्रश्न उत्तर दिया रहता है। अगर वो आप कर लेते हो, अध्याय कंप्लीट करने के बाद अगर समझ जाते हो और वो अध्याय कंप्लीट कर सकते हो, तो समझो कि आप टॉपर बन सकते हो। कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, दुनिया का कोई ताकत आपको नहीं रोक सकता। लेकिन सभी चैप्टर और सभी विषयों को आपका बेहतरीन तैयारी होनी चाहिए। और कहते हैं बहुत सारे बच्चे कि सर भूल जाते हैं, भूलना तो लोगों की फितरत है भाई, भूलेंगे नहीं तो फिर कैसे होगा। ठीक है, भूलेंगे याद करेंगे, ठीक है, भूलेंगे और याद करेंगे, भूलेंगे याद करेंगे, रिवीजन होगा तभी जाके डिवीजन मिलेगा। ठीक है, कितना याद करूं मैं तुझको, कितने यस के बहाऊं, ये गाना है ना, कितना याद करूं मैं तुझको, कितने यस के बहाऊं, यारो रब से दुआ करो, मैं उसको भूल जाऊं, मैं उसको भूल जाऊं, मैं उसको भूल जाऊं, है कि नहीं। देखो, तो भूलना जरूरी है, ठीक है, याद तो आता ही है लेकिन भूलना जरूरी है, जो फालतू का चीज है वो याद नहीं रखने का। ओके, ताजा बच्चा, हम लोग शुरू करते हैं, क्या करते हैं यहाँ पे अध्याय को, और यहाँ पे है टॉपिक्स का भी कवर्ड। ठीक है, तो इसमें हमने कुछ नहीं लिखा है, पूरा अध्याय हम लोग कंप्लीट करेंगे ही, तो क्या लिखे इसमें छोड़ दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या देखना, हमें लोकतंत्र के बारे में जानना है कि लोकतंत्र के अंदर क्या चुनौतियां आती है, यही सब चीज जानना है और कुछ नहीं ना। किसी को कोई दिक्कत समस्या प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके चिपकाइए कि सर हमें प्रॉब्लम है। ठीक है, आप लोग को मैं पूछना चाहता हूं कुछ कुछ सवाल, और उन सवालों का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, तब इस अध्याय को हम लोग शुरू करेंगे। पहला का क्वेश्चन है आप लोग के लिए कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ। ठीक है, हुआ। ठीक है, दूसरा प्रश्न है चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन कब हुआ, चिपको आंदोलन कब हुआ। ठीक है, प्रश्न पे प्रश्न, प्रश्न नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, जलियांवाला बाग हत्याकांड। हत्याकांड कब हुआ। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। ठीक है, सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार, अधिकार अधिनियम, नियम कब पारित हुआ। ठीक है, अधिनियम, यहाँ पे आप अधिनियम ही पढ़ना, आप लोग कुछ और मत पढ़ लीजिए। अधिनियम कब पारित हुआ। ठीक है, ये पांचवा प्रश्न। ठीक है, और ये पांचों प्रश्न का जो जवाब बच्चा देगा, ठीक है, आपको हो मान सकते हैं किसी बच्चा को दुए प्रश्न का आता है, तो सर क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये होगा। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का ये होगा। अब किसी का देख का आंसर नहीं दीजिएगा, ठीक है, लेकिन सब बच्चा दीजिएगा। ठीक है, जितने भी बच्चे इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, सभी बच्चे से रिक्वेस्ट है आप दीजिए, चाहे 10 गो कमेंट पहले से काहे ना आया गया होगा, उससे कोई मतलब नहीं, आप दीजिए ना, आपके अंदर क्षमता है, आप दीजिए, दूसरे से हमको कोई मतलब नहीं। ठीक है, बहुत आसान आसान प्रश्न है, और एक और देते हैं और आसान, फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ, फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ, ये प्रश्न हो गया आप लोग का। एक और प्रश्न दे दूं, एक और प्रश्न दे दूं, एक और प्रश्न दे दूं, बोलो दे दो।
बोलो, दे दो एक बार बोल दो ना। ठीक है, मजा मस्ती से हम लोग पढ़ते चलेंगे। पानीपत का, ठीक है, पानीपत का पहला लड़ाई, पहला लड़ाई कब हुआ? ठीक है, कब हुआ? ठीक है, एक और प्रश्न, एक और प्रश्न। ठीक है, भारत का खोज, खोज किसने किया? किसने किया? भारत का खोज किसने किया? और ये सभी प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में पटापट से चिपका दीजिएगा। और जो बच्चे इस कमेंट का जवाब देगा उनका हम नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम उन सभी बच्चों का नाम लेंगे, चाहे 100 कहे ना जाए, पट से सबका नाम लेंगे। ठीक है, अब आपकी बारी है। आपके अंदर कितना दम है, कितना जज्बा है, कितना पढ़ाई है, कितने ताकतवर है, कितने तेज हैं, कितने तराक हैं, ये 7 प्रश्न से आपको पता। ये बहुत आसान प्रश्न है। ठीक है, देने का कोशिश जरूर करना। अब ये नहीं कि ये दिया है चलो ठीक है दिए दिया, सर जी को पता चलिए गया, नहीं, सबको देना है, सबको देना है। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हालांकि हम लोग पढ़ने वाले हैं इस अध्याय में लोकतंत्र के बारे में। लोकतंत्र में, लोकतंत्र में चुनौतियां, लोकतंत्र में चुनौतियां, यही हम लोग का अध्याय है। लोकतंत्र में सब अधिकार किसके पास? सब अधिकार, सब अधिकार जनता के पास है। अधिकार जनता के पास होता है। लोकतंत्र को लोगों का शासन व्यवस्था बोला जाता है। लोगों का शासन होता है। किसका होता है? लोगों का शासन होता है लोकतंत्र में। ये सभी चीज मैंने पहले ही आप लोग को करवा रखा। तो आइए सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। लोकतंत्र बहुत बार पढ़ा चुके हैं तो और भी सही। चलो, लोकतंत्र का एक और चीज मैं बता देता हूँ, बार बार आप लोग को याद दिलाता हूँ। लोकतंत्र को अगर हम लोग तोड़ते हैं, लोकतंत्र जो बना हुआ है, देखो, लोकतंत्र जो बना हुआ है, लोकतंत्र को दो सब भागों में अगर हम तोड़ते हैं तो देखो क्या बनता है। लोक, क्या बनता है? लोक, और दूसरा शब्द जो है आपका तंत्र। ठीक है, लोकतंत्र। और यहाँ पे अगर देखेंगे आप लोग तो लोक का मतलब होता है जनता, क्या होता है? जनता। और तंत्र का मतलब होता है शासन। जनता के द्वारा जो शासन हो उसे लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें, इसी में मैंने आप लोग को बढ़ाया था, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, लोकतांत्रिक देश जो है कौन सा है? भारत। कौन सा है? भारत, भारत है। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। विश्व का सबसे बड़ा देश, विश्व का सबसे बड़ा देश रूस हो जाएगा आप लोग का। क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा। ठीक है, एक और देश है जो सबसे गरीब है, सबसे गरीब देश, गरीब देश कौन सा है? भूटान है। कौन सा है? भूटान है, याद रखना, भूटान है। कभी गुलाम नहीं हुआ है, कभी गुलाम नहीं हुआ। वो कौन सा देश है? नेपाल है, नेपाल है, हम लोग का पड़ोसी देश, नेपाल है। ठीक है, जो आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ है। ठीक है,
और लोकतंत्र में हम क्या देखते हैं, यहाँ पे लोगों के द्वारा ही शासन को चलाया भी जाता है, लोगों के लिए जन कल्याणी कार्य भी किया जाता है। ठीक है, ये चीजें हम लोग समझे। आजाद जो हुआ था हमारा देश, जो आजाद हुआ था, भारत जो है आजाद जो हुआ था, कब हुआ था? 15 अगस्त 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। ठीक है, यहाँ पे हम पॉइंट टू पॉइंट समझते चलेंगे। दिख रहा है मुंह जी, आए बरगे गड़बड़ हो रहा है, चलो कोई नहीं। संविधान जो लिखा गया था, संविधान संविधान जो लागू किया गया था वो था 26 जनवरी 1950 को जी, इसको 1950 को। और समय जो लगा था, बार बार हम बता रहे हैं, ठीक है, समय जो लगा था 2 वर्ष 2 वर्ष 11 माह लगा था। कब तक लगा था? 2 वर्ष 11 माह लगा था संविधान निर्माण करने में। निर्माता जो थे इनका, निर्माता जो था, कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, और भारत आजादी के बाद, आजादी के बाद राजतंत्र से लोकतंत्र लोकतंत्र में स्थापित हो गया, स्थापित हो गया। क्या हो गया था? स्थापित हो गया था, तुरंत पटाख से। ठीक है, चलो भैया ये चीजें आप लोग समझ गए। आइए यहाँ पे थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं क्या, कि लोकतंत्र को ही दूसरा भाषा में या दूसरा शब्द में, भाषा में नहीं, दूसरा शब्द में क्या बोलते हैं? प्रजातंत्र बोलते हैं। और लोकतंत्र एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंतर्गत जनता अपनी स्वेच्छा से निर्वाचन में आए हुए किसी भी व्यक्ति को, उम्मीदवार को मत देकर, मत देना मतलब हो गया वोट देना, क्या होगा? वोट देना, अपना प्रतिनिधि चुनता है। क्या करता है? प्रतिनिधि को चुनता है कि नहीं जी? हम लोग प्रतिनिधि को चुनते हैं, तो उसको कहते हैं लोकतंत्र। ठीक है, लोगों के द्वारा जो शासन को चलाया जाता है वो लोकतंत्र हो गया या प्रजातंत्र हो गया। राजतंत्र में मैंने आप लोग को बताया, राजा ही क्या होता है? सर्वमान होता है। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं चुनौतियां कहते हैं कि इनको है, उन्हीं मुश्किलों को चुनौती कहते हैं जो तो महत्वपूर्ण हो, जो इम्पोर्टेंट तो होता है लेकिन जिन पर जीत हासिल किया जा सकता है, उसे चुनौती कहते हैं। उसे को क्या कहेंगे? चुनौती कहते हैं। कुछ भी रे, अगर आपका मन है कि भैया हम 450 लाएं, 450 प्लस नंबर लाएं, या भैया हम 499 प्लस लाएं, ठीक है, तो कुछ बच्चे कहेंगे भैया हम तो 500 नंबर लाएंगे, 500 लाएंगे। ठीक है, 500 लाएंगे। ये जो है क्या कहते हैं, या किसी बच्चे का रहेगा 480 लाएं। ठीक है, ये जो है ये सब आप लोग के लिए, ये क्या है? स्टूडेंट्स के लिए क्या है? एक चुनौतियां हैं। ये क्या है? ये सब क्या है? चुनौती है, चुनौती है। इसको कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। मुश्किल है, क्या है? मुश्किल है, बट कर सकते हैं और करेंगे भी। आप नहीं तो कोई और तो करेगा ही करेगा। ठीक है, इसी को कहा जाता है लोकतंत्र में जितनी संभावनाएं हैं दुनिया में, अभी तक किसी भी देश को जो है उसका पूर्णतः लाभ नहीं उठा पाए। हालांकि भारत में सभी लोकतंत्र को मानते हैं, लोकतांत्रिक सबसे ज्यादा भारत के अंतर है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भी भारत है, लेकिन अभी तक भारत के अंतर भी सभी जितने भी लोकतंत्र में लाभ है वो सभी, कोई देश पूरी तरह से लाभ नहीं उठा रहे। आगे अगर हम लोग देखते हैं तो यही वाला चीज जो मैंने आप लोग को बताया, दुनिया का कोई भी काम जो है इम्पॉसिबल नहीं है, सॉरी, हाँ, इम्पॉसिबल नहीं है, सारा का सारा जो है पॉसिबल है, क्योंकि इम्पॉसिबल ही खुद कहता है आई एम पॉसिबल, मैं संभव हूँ। ओके, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? हम सरकार को किस रूप को लोकतंत्र कहेंगे? हम देखते हैं कि सरकार को किस रूप को लोकतंत्र कहेंगे। अब एक बात बताइए, यहाँ पे हमने लोकतंत्र का सही उदाहरण जो आपको परिभाषा दिया, लोकतंत्र जो लोगों के द्वारा जो शासन किया जाता है उसे लोकतंत्र कहते हैं। का मोदी जी को हटा के आप बैठ जाइएगा, या प्रधानमंत्री को हटा के आप बैठिएगा, आप चलाइएगा शासन? नहीं, उसके लिए भी आपको पहले नंबर बहुत सारी चीज, बहुमत मिलना चाहिए, बहुमत मिलने के बाद आप प्रधानमंत्री बनेगा, ऐसे नहीं, राजनीति में आना पड़ेगा। और ये पढ़ा लिखा युवा जो है राजनीति से भागता है बहुत ज्यादा।
ठीक है, बहुत ज़्यादा भागता है, इसीलिए हमारे देश की ये हालत जो है दुर्दशा, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ होते जा रहा है। ठीक है, क्योंकि हर किसी को कुर्सी चाहिए और कुर्सी के लिए नेता लोग जो है गुजर जाते हैं, गिर जाते हैं, ये चीज़ें आप लोग जानते ही हैं। तो चुने हुआ हम सरकार को किस रूप के, सरकार जो है हम लोग के लिए किस रूप को हम लोकतांत्रिक कहेंगे, किस रूप को? चुने हुए सरकार, अगर चुने हुए शासक जो है लोकतंत्र में अपनी मर्जी से कार्य करते हैं, अपनी मर्जी से करेगा तो हम उसको कहेंगे लोकतांत्रिक? बिल्कुल नहीं कहेंगे, वो संविधान के अनुसार कार्य करे। कुछ कर सकते हैं या लोकतांत्रिक सरकार के लिए सिर्फ लक्ष्मण रेखाओं में बंध कर कार्य करना चाहेंगे? दो आपके सामने शर्त है। दो शर्त ये है कि जो सरकार है, जो सरकार हमने चुना है, वो अपने मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं, या लोकतांत्रिक सरकार के लिए सिर्फ लक्ष्मण रेखा, जो संविधान है, जो नियम है, कानून है, उनके अनुसार कर सकते हैं, बंद कर कार्य करना चाहिए? अब बताइए किस रूप को कहेंगे? तो बच्चा पार्टी, ना तो हम सरकार को बांधना चाहेंगे, ना हमें उसे ना हम उसको खुला छोड़ना चाहेंगे। जहाँ पे जो ज़रूरतें होंगे उस हिसाब से वो कार्य करे, लेकिन कार्य जो होना चाहिए पर्सनल नहीं होना चाहिए, जन कल्याणी कार्य ही होना चाहिए, हम लोगों के लिए ही कार्य करे। ये नहीं कि अपना हम बोल दिए ठीक है सरकार जी आप जो मर्जी वो कीजिए, अब वो मन हुआ उग्र पूरा का पूरा डीजे नचवा दें पूरे बिहार को, भारत को एकदम पूरा गर्दा छुड़ाओ, तो नहीं कर सकते हैं। जो आपके नियम अनुसार है, जो लोगों के लिए जन कल्याणकारी होगा, वही काम आप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वही काम आप कर सकते हैं। ओके, हाँ भाई, मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे, मेरा मन, मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे। पानी लाने गए थे, वहां पे रखा हुआ था तो लेके आ गए। कोनो दिक्कत? पीना है तो आप लोग भी एक घूंट मारिए, मजा लीजिए। जीने का है 4 दिन, ओ बाकी है बेकार दिन। बताओ बच्चों, तो हम क्या कहेंगे? वैसे सरकार चाहिए जो हमारे लिए जन कल्याणकारी काम करे। मान लिया जाए आपदा विपदा आ गया, तो उसके लिए भी हमेशा खड़ा रहे, हमेशा जनता की भलाई के लिए सोचे, अपने देश की भलाई के लिए सोचे, अपने बिहार के, अपने राज्य के भलाई के लिए सोचे, अपने बिहार को विकसित करने के लिए सोचे। वैसे उस सरकार को हम लोग बोलेंगे लोकतांत्रिक सरकार बोलेंगे। ठीक है, लोकतंत्र में कुछ चुनौतियां भी होती है जिन पर हमें गंभीरता पूर्वक विचार करना होगा, और इस अध्याय में हम आपको बताएंगे कि लोकतांत्रिक सरकार के सामने जो है क्या क्या चुनौतियां आती है, ये भी हम चर्चा करेंगे। अलग अलग देश के सामने जो है अलग अलग चुनौतियां होती है, अलग अलग देश जो है अलग अलग चुनौतियों का सामना करता है। ठीक है, हालांकि इसमें मैंने आप लोग को तीसरे अध्याय में बताया था, जैसे कि नेपाल के बारे में बताया था, नेपाल के बारे में बताया था, वहां पे क्या हुआ था, पुनः पुनः जो है लोकतंत्र को स्थापित किया गया था, पुनः लोकतंत्र स्थापित स्थापित करने का दिक्कतें हुई थी, करना पड़ा था, क्योंकि राजा जो थे ज्ञानेंद्र जो थे फिर से वहां पे क्या कर दिए थे, राजतंत्र स्थापित कर दिए थे। उसी प्रकार से हमने बताया था बोलीविया, बोलीविया में जो था उसमें क्या हुआ था, पानी का कीमत बढ़ गया था भैया, पानी की कीमत बढ़ गया, कीमत बढ़ जाता है। अब आप लोग को मैंने बताया था श्रीलंका में, श्रीलंका में क्या होता है, वहाँ पे श्रीलंका में जातीय, ठीक है, जातीय वजह से हुआ था सिंहली और तमिल के बीच में, ये सब चीजें हमने बताया था। आगे हम लोग अगर बढ़ते हैं तो देखते हैं लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को स्थापित करना। सबसे पहला चुनौती तो ये हो गया भैया, लोकतांत्रिक शासन को स्थापित करने का। अब देखो सबको तो समझ में आता नहीं, कुछ कुछ चीज़ों को समझते हैं लोग, कुछ कुछ चीज़ें नहीं समझते हैं। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है
जहाँ पे वहाँ पे हमें वहाँ पे जाना होगा, वहाँ पे उनके बारे में बताना होगा, चर्चा करना होगा, तब जाके हम वहाँ पे स्थापित कर सकते हैं। इन देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरफ जाने और लोकतांत्रिक सरकार गठित करने के लिए ज़रूरी बुनियादें आधार बनाने की चुनौतियां जहाँ पे नहीं है वहाँ पे हमें स्थापित करना होगा, और लोग इस चीज़ को समझेगा तो सभी का समझना जरूरी होता है, तभी जाके हो सकता है। इसमें मौजूद गैर लोकतांत्रिक शासन, जहाँ पे गैर लोकतांत्रिक शासन है, व्यवस्था को गिराने और सत्ता पर सेना का नियंत्रण को समाप्त करने और एक संप्रभु तथा कारगर शासन व्यवस्था को स्थापित करने की चुनौतियां सामने रहता है। लोकतंत्र को स्थापित करने में, जहाँ पे लोकतंत्र नहीं है वहाँ पर स्थापित करने में वहाँ की चुनौतियां हो गया। जिन देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरफ जाने और लोकतांत्रिक सरकार को गठित करने के लिए जरूरी है कि बुनियादें आधार बनाना पड़ेगा, उनकी चुनौतियां, किस प्रकार से यहाँ के लोग रहना चाहते हैं, क्या यहाँ के देशों में जो है किस प्रकार की समस्या है नहीं है, उन चीज़ों को देखते हुए एक आधार बुनियादी क्या उनके आधार बुनियादी चुनौतियां हो जाता है उनके लिए। मतलब अलग अलग तरह की चुनौतियां सब जगह देशों में मिलता है। इसमें मौजूद गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है जहाँ पे वहाँ पे, और कहीं कहीं होता है कि सेना का सत्ता पर अधिकार होता है, सेना पे सत्ता का अधिकार होता है, तो उसको भी हमें क्या करना होगा, समाप्त करने की चुनौतियां रहती है। ठीक है, आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, इसी में देखते हैं संघ की सभी इकाइयों के लिए ये सिद्धांतों को व्यवहारिक स्तर पर लागू करना, ये चुनौतियां हो जाता है। महिलाओं और अल्पसंख्यक का मतलब हो जाता है बच्चा, अल्पसंख्यक का जो है मतलब हो जाता है जिसकी संख्या कम हो। ठीक है, जिनकी संख्या कम हो, ठीक है, उसको हम लोग अल्पसंख्यक कहेंगे। और बहुसंख्यक जो होता है, एक और पॉइंट आता है, बहुसंख्यक किसको कहते हैं, जिनकी संख्या अधिक हो, संख्या अधिक हो, क्या हो, अधिक हो। ठीक है, अल्पसंख्यक समूह को उचित भागीदारी सुनिश्चित करना कि वो सब जो है सत्ता में भागीदारी ले, किस तरह से नहीं लेगा, किनको सबको समझाना पड़ेगा। ऐसी ही चुनौतियां, कम से कम एक ही चीज़ें लोकतंत्र नियंत्रण के बाहर नहीं रहना चाहिए। दुनिया का कोई भी चीज़ें जो है, कोई भी नियम कानून जो है लोकतंत्र से बाहर नहीं होनी चाहिए। ये सब चीज़ों की चुनौतियां होती है। साथ ही हम लोग देखते हैं कि लोकतंत्र की चुनौतियां तो हम आपको बताए, मौलिक अधिकार की चुनौतियां, लोगों को जो है अपना खुद का अधिकार पता नहीं होता है, उनकी चुनौतियां हो जाती है। लोकतंत्र को विस्तार मतलब प्रसार करने की चुनौतियां रहती है, लोकतंत्र को मजबूत बनाने की चुनौतियां होती है। लोकतंत्र को किस प्रकार से मजबूत बनाया जा सकता है, लोकतंत्र में आपने एक चीज देखा, लोकतंत्र में आपने एक चीज देखा कि यहाँ पे सभी धर्म, ठीक है, यहाँ पे देखा कि सभी धर्म को समान अधिकार दिया जाता है, चाहे जाति हो, चाहे धर्म हो, अमीर हो, अथवा गरीब हो। ठीक है, गरीब हो, सबको जो है क्या किया जाता है, समान रखा जाता है, समान अधिकार दिया जाता है लोकतंत्र में। ठीक है, लोकतंत्र को मजबूत बनाने का जो ये कड़ी है बहुत ही ज्यादा मजबूत है। सबको समान अधिकार दिया जाता है, सत्ता में सभी का हिस्सेदारी होता है, सत्ता में जो है सभी का हिस्सेदारी होता है। क्या होता है, सत्ता में सभी का हिस्सेदारी होता है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं मौलिक अधिकार की चुनौतियों को लेके, तो समझना मेरे दोस्त, मौलिक अधिकार की चुनौतियां मूल रूप में अगर देखा जाए तो भारत के संविधान के भाग 3 में 7 मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था, लेकिन समाप्ति के अधिकार को अधिकार शामिल था। ठीक है, इसमें संपत्ति का अधिकार जो था शामिल था, जिसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो है इसे हटा दिया। अब केवल जो है 6 मौलिक अधिकार है जो इस प्रकार है, समानता का अधिकार, सब एक समान है, चाहे कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म के लोग हो, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, आप कहीं पे भी जाके बिजनेस वगैरह कर सकते हैं, कहीं पे रह सकते हैं, अपना जीवन यापन कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया कहीं में भी। शोषण के विरुद्ध अधिकार, किसी का आप जो है शोषण नहीं कर सकते, चाहे अमीर हो या गरीब हो या दलित हो या जैसा भी हो, उनका शोषण नहीं कर सकते, उसके विरुद्ध अधिकार है, उन लोगों को दिया गया है।
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यहाँ पे दूसरी बात की धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब हो गया आप किसी भी धर्म को मान सकते हो। अगर हम बोले तो सीधी बात, मुस्लिम लोग चाहें अगर हमें हिंदू बनना है तो हिंदू बन सकते हैं, हिंदू लोग चाहते हैं मुसलमान बन सकते हैं तो वो बन सकते हैं, यहाँ पे कोई रोक ठोक नहीं है। ठीक है, ये हमारे कानून सिखाते हैं। हमें ईसाई बनना है हम आराम से बन सकते हैं, ईसाई धर्म को अपना सकते हैं। ठीक है, ये लेकिन जबरदस्ती नहीं करने का। क्या बोला मैंने? जबरदस्ती नहीं करने का। मेरा मन होगा तो अपन करेगा, ठीक है, अपन करेगा, नहीं तो वरना जबरदस्ती, मुझे कोई भी धर्म में इंटरेस्ट नहीं है, हम अपने धर्म को लेके खुश हैं। जबरदस्ती बनाना तो फिर भाई अपन तो उठा जाएगा उठा लेगा तेरे को है कि नहीं जी। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार दिया गया, अपने संस्कृति और शिक्षा का अधिकार सबको मिला है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार में आ जाता है, संवैधानिक उपचार का अधिकार है, संविधान जो है सबके लिए नियम कानून लागू जो है बराबर करते हैं, तो ये आपका जो है मौलिक अधिकार है। समानता सबके लिए, नियम कानून जो है सबके लिए बराबर होगा। स्वतंत्रता का अधिकार, आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी रह सकते हैं, जीवन यापन कर सकते हैं, अपना व्यवसाय कर सकते हैं, मतलब बिजनेस कर सकते हैं। शोषण का अधिकार दिया है कि अगर आप दलित या महादलित या गरीब हो या किसी भी सामाजिक समाज से हो तो आपको जो है आपका शोषण कर रहा है कोई, तो उसके विरुद्ध आपको अधिकार दिया गया, तो आप उस पर ब्लेम या क्लेम जो भी करना है, केस करना है, जो करना है कर सकते हैं। ये चीजें होती है मौलिक अधिकार। आगे हम देखते हैं विस्तार की चुनौतियां। मैंने यहाँ पे जो मौलिक, यहाँ पे जो मैंने आप लोग को पढ़ाया था ये तो मैंने आप लोग को बता ही दिया, लोकतंत्र में चुनौतियां। फिर मैंने मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा कर ही लिया ना। अभी कोई दिक्कत हुआ बुआ लोग? नहीं ना, नहीं। तो विस्तार की चुनौतियां, अब हम लोग समझेंगे कि विस्तार की चुनौतियां क्या होता है। तो विस्तार की चुनौती में सभी धर्म, विभिन्न सामाजिक समूह और विभिन्न संस्थाओं में लोकतंत्र सरकार की मूल सिद्धांतों को लागू करना शामिल होता है। तो देखो, सभी धर्म के लोग को मानना पड़ेगा, सभी जाति को मानना पड़ेगा, सबके लिए ये जो है एक सामूहिक बनाना पड़ेगा, एक समूह बनाना पड़ेगा। सबका साथ सबका विकास कहते हैं ना। स्थानीय सरकार को अधिक शक्ति दी जानी चाहिए, तब क्या होगा? विस्तार होगा। जो स्थानीय सरकार है उनको अधिक शक्ति मिलनी चाहिए ताकि लोगों के लिए, लोगों को लगे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो है क्या है? अच्छा है। ठीक है, ये चीजें हो गई। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं लोकतंत्र को मजबूत बनाने की चुनौतियां। लोकतंत्र को जो है मजबूत बनाने के लिए भी चुनौतियां है। ठीक है, क्या है? हरेक प्रकार के, ठीक है, हरेक प्रकार के लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौतियां का सामना करना पड़ रहा है। इन्हें किसी ना किसी प्रकार से मजबूत किया जाना चाहिए। तो देखो, अभी हालांकि लोकतंत्र जो है बहुत मजबूत है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे सभी का अधिकार है, धर्म जाति यहाँ पे नहीं देखा जाता है, इसलिए ये कहीं ना कहीं मजबूत है और सबका हिस्सेदारी भी होता है लोकतांत्रिक में। लेकिन जो तानाशाही सरकार होता है उसमें मैंने आप लोग को क्या बताया? जो अमीर आदमी है वही करेगा। यहाँ पे गरीब आदमी भूखल है तो भूखले नहीं रहने दिया जाता है लोकतंत्र में। उनके लिए जो है बहुत सारी चीजें उपलब्ध है, वो उस नियम है, उसके लिए वो कर सकते हैं। ओके, कार्य इस प्रकार करनी चाहिए कि लोगों को पता चले कि लोकतंत्र से क्या आशाएं हैं। ठीक है, इस प्रकार से कार्य किया जाना चाहिए कि लोगों को पता चलना चाहिए ना कि भाई क्या आशाएं हैं लोकतंत्र से। जनता की अलग अलग आवश्यकताओं के कारण इस चुनौतियों को अलग अलग समाजों में अलग अलग अर्थ निकालते हैं। ठीक है, क्या होता है, कभी कभी आपने देखा है कि अलग अलग समाज में अलग अलग चीज की मांगे होती है, आवश्यकताएं होती है, और इस ये चुनौती के अलग अलग समाजों में अलग अलग अर्थ होते हैं। ठीक है, ये चीजें हो गया। लोकतंत्र में जनता की भागीदारी लोकतंत्र को मजबूती दे सकता है। लोकतंत्र में जो है जनता की भागीदारी ही लोकतंत्र को मजबूत कर सकते हैं। हालांकि अभी के डेट में देखा जाए, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, पढ़े लिखे जो व्यक्ति हैं, वो सत्ता में जाना चाहते ही नहीं है। क्यों नहीं जाना चाहते? क्योंकि उन्हें पता है बकवास चीजें क्यों जाए। अगर सभी पढ़ा लिखा लोग नहीं गया, जो सही व्यक्ति है वो सत्ता में जाना चाहता ही नहीं है और नहीं जाना चाहेगा, तो एक दिन ये परिणाम आएगा कि भैया पता चलेगा हमारे देश की आर्थिक स्थिति जो है इतनी खराब हो गई कि पूछो मत। हमारे देश की हालत इतनी खराब हो गई कि पूछो मत। क्योंकि आज के डेट में देखा जाए तो कोई शिक्षित बहुत कम 1-2% जो है नेतागण जो है शिक्षित है, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा हम देखते हैं कि अत्याचारी जो है, जिन पे 2-3 केस चल रहा है, जिन पे मर्डर केस चल रहा है, वही हमारे देश को चला रहा है। तो ऐसे ऐसे घटनाएं आपको सामने मिलता है लोकतंत्र में। ठीक है, अगर लोकतंत्र को मजबूत बनाना है और भी ज़बरदस्त बनाना है
तो आप लोग को भागीदारी लेना पड़ेगा। जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें खुल के सामने आना पड़ेगा। हमारी माताएं बहनों के साथ जो है बहुत बड़ा बड़ा अत्याचार होती है, कहीं कहीं आपने सुना है कि बलात्कार भी होता है, ठीक है। तो बलात्कार होता है, तो अगर हमारी जो सत्ता की शक्तियां हैं कुछ कुछ महिलाओं के पास होती तो शायद ही कहीं ना कहीं वो भी अभी पावर में होती। लेकिन अगर देखा जाए तो सत्ता में जो है 16% 15% जो है भागीदारी महिलाओं का है। वो भी महिलाओं का अगर भागीदारी होने के बावजूद भी अगर देखते हैं गांव में क्या होता है, महिला मुखिया बन गई लेकिन मुखिया जी जो है वही काम करते हैं, बाहर जाना सब चीज करना ये मुखिया जी होता है। हमारे पास एक एपिसोड था, मैंने जो देखा था पंचायत, ठीक है, वेब सीरीज था, बहुत अच्छा वेब सीरीज रहा और लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया है। अभी PW का टी शर्ट पहन के हम प्रमोशन कर रहे हैं, ठीक है। नहीं, और जो अच्छे हैं उनको अच्छे बोलने में कोई बुराई नहीं है। तो मैंने जब देखा तो उसमें वो एक महिला थी जो उस समय अ, प्रधान थी उस गांव का, और उन्हें जनगण मन नहीं आता था। जो हमारे गीत हैं जो झंडा तोलन के सामने हम लोग गाते हैं वो नहीं आता था। तो उनको एक सचिव जी थे, सचिव जी बोला नहीं, झंडा तोलन आपको करना है, प्रधान आप हैं ना कि ये आपके पति हैं। अब वो बुढ़िया सोच रही कैसे याद करें कैसे याद करें। 24 घंटे 25 घंटे मेहनत करने के बाद जो है उन्हें याद हो गया और झंडा तोलन वही की। तो महिलाओं के अंदर साहस होनी चाहिए, करनी चाहिए। और आज की डेट में हमारी माताएं बहनें बहुत दूर निकल गई हैं, बहुत दूर, जो वो लोग कर रही है आज की डेट में। देखो हर वर्दी में देखने को मिल जाएगा, बिहार पुलिस की वर्दी में, SI की वर्दी में, हर जगह जो है लड़कियां मिलते जा रही है और लड़के पीछे होते जा रहे हैं। ये चीज़ भी आप लोग देखते ही हैं, लड़के पीछे होते जा रहे हैं और लड़कियां हमारी आगे निकलते जा रही है। इसके भी पीछे बहुत सारा रीजन है, क्या हम अपने दुख दर्द बताएं है कि नहीं जी। तो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हमें क्या करना होगा, लोकतंत्र में जनता की भागीदारी ही लोकतंत्र को मजबूत कर सकता है कि नहीं जी, जो हम लोग नहीं कर रहे हैं। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, कई लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक नेता जो होते हैं, नेता अधिकारी भ्रष्ट बेईमान और असक्षम होते हैं, वो रिश्वत मांगते हैं और इसका परिणाम होता है कि नागरिकों का विश्वास में जो है, लोकतंत्र के विश्वास में कमी होता है। जहां पर आपका काम नहीं हो रहा है वहां पे 500 लगाओ, आराम से काम हो जाएगा। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं आतंकवाद। भारत के लोकतंत्र का जो अन्य प्रमुख चुनौतियां हैं वो क्या क्या है, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक तरफ से समझने वाले हैं, ठीक है। क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं, और ज़बरदस्त तरीका से हम लोग समझते हुए यहाँ पे आए। अब देखो हमने इस क्लास में कोई बकवास नहीं किया, नो बकवास, ओनली क्लास था। तो ये क्लास भी आप लोग का 1 आवर, ज़्यादा से ज़्यादा 1 आवर 10 मिनट या 5 मिनट्स का होगा, आराम से ये ख़त्म हो जाएगा आप लोग का। और अदर जगह मैंने देखा है, मैंने खुद देखा है उन चीज़ों को जो आप लोग फेस कर रहे हैं, और अच्छे बच्चे वहाँ पे जाके एंगेज रहते हैं। एंगेज रहने का रीज़न है कि जहाँ वाह होती है वहीं पे वाह करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि बच्चे को देखो, टाइम अगर आप मैनेज नहीं करते हो तो फिर दिक्कत है। जहाँ पे मैंने देखा लाइव क्लास में, मैंने देखा कि आधे घंटा तक चल रहा है ऐसे, बच्चा ये बच्चा वो बच्चा। तो पढ़ाई करने आए हो मेरे दोस्त तो पढ़ाई करो, पढ़ाई की चीज़ों पे बातचीत होनी चाहिए, पढ़ाई से रिलेटेड बात होनी चाहिए, ठीक है। आए हैं कमेंट पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो ज़्यादा टाइम उसी में चल जाता है। 3-4 स्लाइड लेके आए, वही पढ़ा रहे हैं, आराम से चले जा रहे हैं। वो चीज़ें आप लोग ज़्यादा ये चीज़ें करते हो तो कहीं ना कहीं मैं नहीं मानता हूँ कि आप बेहतर कर रहे हो। देखो पढ़ाई करने आते हो तो पढ़ाई से रिलेटेड बातें होनी चाहिए, शिक्षाप्रद होनी चाहिए। अलाए बलाए 5 घंटे की लाइव क्लास में जाके जुड़े रहते हैं, अपने टाइम को इन्वेस्ट करते हैं, और अब आप शो ऑफ करते हैं कि हम पढ़ाई करते हैं। तो नहीं, ये पढ़ाई करने का कोई तरीका नहीं हुआ है। दिस इज़ नॉट गुड हैबिट, ठीक है, बैड हैबिट है ये। चलो भाई, तो भारत में जो है भारत में लोकतंत्र के अन्य प्रमुख चुनौतियां हैं, वो क्या है, आतंकवाद। अब आतंकवाद के बारे में समझते हैं कि नेता लोग को धमकी दिया जाता है, हिंसा किया जाता है, मारपीट किया जाता है, हत्या किया जाता है, अपहरण किया जाता है, और सार्वजनिक संपत्ति जो होते हैं, सरकारी संपत्ति होते हैं, उसको नष्ट करके शासन पर अपनी मांग को क्या करते हैं, मनवाने के लिए दबाव बनाते हैं। क्या बनाते हैं, दबाव बनाते हैं, ओके। अब देखो यहाँ पे सरकार को जो है विकास से जो क्या होगा, ध्यान हटकर आतंकवादी की गतिविधियों पर अधिकार चला जाएगा। अब यहाँ पे ये जो है ताज होटल है, ये क्या है, ताज होटल है, देख रहे हैं ना, ये मुंबई का ताज होटल है, मुंबई का ताज होटल है। यहाँ पे क्या हुआ था, आतंकवादी हमला हुआ था। हालांकि जो दोषी थे उन्हें फांसी भी दिया गया, क्या दिया गया, फांसी दिया गया, ठीक है ना जी।
ओके, तो ये चीजें होती है। लोग, आतंकवादी लोग जो होते हैं क्या करते हैं, पहले तो धमकी देते हैं, उसके बाद धमकी से नहीं कुछ हुआ, फिर जो है क्या करते हैं, हत्या करना शुरू कर देता है, मारपीट शुरू करना होता है, बमबारी शुरू कर देता है। उसके बाद सरकार को कहती है हमारी मांगे पूरी करो, ये चीज़ चाहिए हमको, ये चीज़ दो, ऐसा करो ऐसा करो, करवाते रहता है। तो सरकार का जो है ध्यान भटक जाता है, सरकार जो है जन कल्याणकारी कार्य छोड़ के उसमें लग जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सरकार की विकास से जो है ध्यान हटके आतंकवादी की गतिविधियों पर अधिक समय तक रह जाता है। भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला हुआ था, मुंबई के ताज होटल पर आतंकवादी हमला हुआ था, जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटना भी हुआ था। इस तरह से आई होप ये चीज़ें आपने समझ लिया। ये अलगाबाद जो हुआ था, अलगाबाद के बारे में हम लोग समझते हैं, भाषा के आधार पे कोई कहेगा हमें एक देश बना दो, जैसे कि यहाँ पे सिख जो थे, यहाँ के जो सिख लोग थे, उसने खालिस्तान की मांग कर लिया, भैया हमें एक खालिस्तान दे दो, हम लोग अपना अलग देश बनाएंगे। ठीक है, तो ये होता है अलगाबाद। अलगाबाद की ये जो लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा चुनौतियाँ ये भी है, लोग जो है एक साथ रहना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते हैं। जब भाषा और जाति एवं नस्ल के आधार पर जो है अलग देश की मांग करना क्या कहलाता है, अलगाबाद कराता है। अपनी मांग को पूरा करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, हिंसा का सहारा लेते हैं, मतलब मारपीट का सहारा लेते हैं। हमारे जो महात्मा गांधी जी थे, जो अभी हमारे बापू कहलाते हैं, नेशनल फादर कहलाते हैं, और जो नेशनल फादर्स तो थे ही, साथ में उसने कभी किसी को दो थप्पड़ मारे बिना अच्छे अच्छे जो अंग्रेज थे उनको धूल चटाने का कार्य किए थे हमारे महात्मा गांधी जी। ठीक है ना, और अगर लड़ाई करते थे तो कहते थे देखो तुम लोग लड़ेगा तो हम हट जाएंगे, तुम लोग को लड़ना है लड़ो। चोरा चोरी जो हत्याकांड हुआ था आप लोग को मैंने पढ़ाया था, उसमें भी क्या हुआ था, थाना को उड़ा दिया था, थाना को उड़ा दिया था, थाना को उड़ा दिया था। फिर वो अपना आंदोलन को क्या कर लिया था, बंद कर लिया था गांधी जी ने। गांधी जी का कहना था कि भैया तुम्हें एक थप्पड़ कोई मारे तो आराम से ऐसे करके खा लो, दूसरा भी गाल दे दो, भैया एक रुपये एक बार प्रसादी दे दीजिए ना। ये कहते थे हमारे बापू, मगर मतलब लड़ो मत, जो सामने आपके चिल्ला रहे हैं उसे चिल्लाने दो, क्योंकि वो बेवकूफ़ है। ठीक है, चिल्लाने वाला काम वो बेवकूफ़ है। अपने आप को बड़ा साबित करने वाला लोग हमेशा बेवकूफ़ होते हैं, अपने आप को काबिल समझने वाला लोग हमेशा बेवकूफ़ होते हैं। ठीक है, हमको तो ये सब चीज़ आता है। ठीक है, जो लोग सोचते हैं हम जितना जानते हैं सामने वाला आदमी नहीं जानता, उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। हम कहते हैं हम आपसे भी कम जानते हैं, मेरा मानना है कि हम जिन छात्रों को पढ़ा रहे हैं उनसे भी हम कम जानते हैं। ठीक है, क्या पता उनके अंदर कोई क्वालिटी हो जो हम नहीं जानते होंगे, है कि नहीं। सब जो है इस दुनिया में सभी लोग अपने आप में जाने जाते हैं, उनके अंदर एक विशिष्ट गुण होता है, जो मैं कर सकता हूं वो कोई नहीं कर सकता। एक उसके अंदर ये चीजें होती है। ठीक है, सभी इंसान के पास एक विशिष्ट गुण होता है। तो कुछ कुछ लोग कहते तेरी क्या क्रॉस होगा, हम जो करेंगे वो हमरे से होगा और केकरो से नहीं होने वाला है। ठीक है, हमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता है, तो लोग फेंका जाता है, 3 नंबर गियर में चल जाता है। समझे कि नहीं समझे। तो ये जो लोग थे अलगाबाद करने वाले जो लोग थे, ये लोग का कहना था भैया जाति धर्म के हिसाब से ये मांग कर, अलगाबाद का मतलब हो गया भाषा भाषा जाति एवं नस्ल के आधार पे जो है अलग देश की मांग करना क्या कहता है, अलगाबाद कहलाता है। तो हमारे देश के में भी ये चीजें हुआ था। अपनी मांग को पूरा करवाने के लिए क्या करते हैं, हिंसा पे एक सहारा ले लेते हैं। जैसे कि जम्मू कश्मीर को अलग देश बनाने की मांग किए थे, सिखों के लिए अलग देश मांग किया था, अलग देश मांग किया था, खालिस्तान की मांग किया था सिख लोग। ठीक है, सिख लोग जानते हैं ना, गुरु गोविंद सिंह, सिखों के 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह थे। उसका जन्म स्थल कहाँ, पटना। ठीक है, वहाँ पे गुरुद्वारा है और मैंने भी वहाँ गया है, और वहाँ पे भंडारा उंडारा होता है तो लोग वहाँ पे जा जा के खाते पीते रहते हैं। मैंने देखा बहुत अच्छा स्थल था, धर्म स्थल ये था, तो मैंने भी गया था वहाँ पे। बाकी वहाँ पे वीडियो और फोटो क्लिक करने के लिए नहीं दिया जाता है, तो हम क्या करते हैं, हम भी नहीं किए, क्योंकि उनके खिलाफ हम जा नहीं सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं, मस्जिद है, जहाँ पे फोटो क्लिक करने के लिए नहीं दिया जाता है। पता नहीं ऐसा क्यों, लोगों के अंदर हो सकता है ना, उसका गलत उपयोग भी करते हैं। कुछ कुछ लोग जो हैं गलत गलत तरह से उपयोग करते हैं, इसलिए ऐसा हो सकता है, कहा जा सकता है।
तो अलगावाद हो गया, भाषा, जाति एवं नस्ल के आधार पर अलग देश की मांग करना, अपनी मांग को पूरा करवाने के लिए हिंसा का सहारा लेना। जैसे कि कश्मीर के जो लोग थे वो चाहते थे कि कश्मीर को अलग देश बनाया जाए, यह मांग थी। सिखों के लिए जो था, सिख अलग देश मांग रहे थे, खालिस्तान मांग रहे थे, जिसको अलगावाद, ये भी चुनौतियां रहा। एक और चुनौतियां आ जाता है नक्सलवाद। नक्सलवाद जो लोग होते हैं वो किन्हीं न किसी पीड़ा से बन के नक्सलवादी बन जाते हैं। लोकतंत्र में जो है आस्था, लोकतंत्र व्यवस्था को में जो है विश्वास नहीं रखता है, वो अपनी बात मनवाने के लिए हिंसा का सहारा लेने लगते हैं। ठीक है, देखो नक्सलवादियों जो होते हैं एकदम, ये सब लड़का जो होता है ज़्यादा उम्र के नहीं होता है, युवा वगैरह सब होता है, और किसी ना किसी पीड़ा के वजह से ये सब नक्सलवादी बन जाते हैं। ज़्यादातर नक्सलवादियों की कहानी मैंने देखा है इसी तरह का रहता है। और ये लोग भी जो है सरकार से अपनी बात को मनवाने के लिए क्या करते हैं, हिंसा का सहारा लेते हैं, मारना पीटना, लोगों का किडनैप करना, ये सब इनका काम होता है। ये हो गया भैया आपके नक्सलवादी। अगला आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं भ्रष्टाचार। सरकार द्वारा बने जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी लोगों को सीमित मात्रा में पहुंचने और इसका दुरुपयोग करना कुछ लोगों के द्वारा अपने हित में करना होता है। भैया बाथरूम वाला जो पैसा सरकार लोग देता है, पता चलता है कि वो दूसरे नाम से उठ गया। ठीक है, इंदिरा आवास वाला जो पैसा देता है, पता चलता है उसमें जो सहायक होते हैं, जो सहायक होते हैं, ग्राम सेवक होते हैं, वो खाते रहते हैं। अब कोई ग्राम सेवक जी देख रहे होंगे, उनकी बेटा बेटियां देख रहा होगा, हमको दो चार को तो बात सुनेबे करेंगे। हाँ सर जी ऐसा नहीं होता है, लेकिन होता है, और 100% होता है। अगर आप ग्राम सेवक जो होते हैं, ग्राम सेवक है ना बोलते हैं जी, हाँ, इंदिरा आवास जो दिलाते हैं, अगर पैसा नहीं दीजिएगा तो फिर जो है आपका पैखाना वो खा जाएंगे, मतलब पैखाना वाला पैसा खा जाएगा, बाथरूम वाला पैसा खा जाएगा। ठीक है, ऐसे अपने बिहार में उनको बोला जाता है पैखाना। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना, सुन के बड़ा हंस रहे होंगे आप लोग, समझ रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है, देखो यहाँ से सरकार जो होती है, चाहे हमारे पीएम हो, चाहे हमारे सीएम साहब हो, ठीक है, चाहे पीएम सीएम ही लेते हैं, ये यहाँ से जो है मान लिया जाए किसी भी कार्य, सड़क निर्माण के लिए जो है, सड़क निर्माण के लिए, सड़क निर्माण, सड़क निर्माण के लिए जो है, सड़क निर्माण के लिए यहाँ पे 5 लाख भेजा, 5 लाख भेजा। ठीक है, चाहे यही भेजे 5 लाख। ठीक है, तो ये बीच में जो बिचौलिया होता है, ठीक है, बीच में जो रहता है, यहाँ तक आते आते जब तक इस सड़क तक पहुँचता है पैसा, तब तक यहाँ पे आ जाता है 2.25 लाख पे, 1.5 लाख। ठीक है, ये 1.5 लाख पे जो है ये पहुँच जाता है। ठीक, ये कहाँ 1.5 लाख पे ये पहुँच जाता है, यही होता है। ये चीज़ आप लोग समझ गए, कोई दिक्कत? तुम्हें देख कर यूं ही चाहत हुई है, मोहब्बत न करना, ये मोहब्बत न होगी। LAC लैक, चलो LAC नहीं देंगे आप लोग, क्योंकि आप लोग को PPT मिलता है, फिर वहां पर नहीं समझ में, L से समझ आएंगे, लाख। इतनी मोहब्बत है मेरे दिल में, कैसे बताऊं उसे, कैसे बताऊं उसे, बताने से भी नहीं समझते हैं। पढ़ते पढ़ते मन ना लगे, पढ़ाते पढ़ाते मन ना लगे, तुम गाना गाओ आराम से मजा से, है कि नहीं जी? बोलो हाँ कि ना। चलो आ जाओ भाई। भ्रष्टाचार, सरकार द्वारा बने जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी लोगों तक सीमित मात्रा में पहुंचता है, इनका दुरुपयोग कुछ लोगों के द्वारा अपने हित में करना कहलाता है। जैसे कि मनरेगा हो गया, मनरेगा योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार हो रहा है। ठीक है, यहाँ मनरेगा की अगर हम चर्चा करेंगे तो मनरेगा में 100 दिनों का जो है काम दिया जाता है लोगों को। मैंने पढ़ा रखा है इससे पहले ही, आप लोग को अगर नहीं देखे देख लीजिएगा। ठीक है, मनरेगा में बहुत भ्रष्टाचार होता है।
आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं यहाँ पे भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। ये क्या होता है? ऊपर से हाथ मिलाओ, अंदर से पैसा दो। दिख रहा है ना? देख रहा है ना? पैसा ले रहा है ना अंदर से, तभी काम होगा। आप अगर आपका जातीय आवास निवास नहीं बनता है, वहाँ आप जाइए, एक दिन में बना के दे देगा फटाक से। एगो नमरी घुसाइए आराम से काम के लिए। हर जगह जो है अब ये चीज़ें होने लगा। यहाँ तक कि जेल वगैरह में भी वो गार्ड उर्ड को पैसा दो, आराम से तुमको मिला देगा, कोई दिक्कत नहीं, बात करवा। नहीं है तो नहीं है, अति आना, कल आना, परसों आना। ये चीज़ें हमारे देश के अंतर्गत जो हो रहा है, जो सरकारी कर्मचारी है ये सब चीज़ें ज़्यादातर करते रहते हैं। प्राइवेट में तो कोई मसला ही नहीं है, प्राइवेट में ये चीज़ें होती ही नहीं है, बहुत कम। जहाँ पे पैसा दो, काम का तमाम एकदम बढ़िया से होगा। और जहाँ पैसा नहीं दिए आप, वहाँ पे काम नहीं होगा, गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ घोटाला क्या होगा? गड़बड़ घोटाला हो जाता है। तो ये हुआ भ्रष्टाचार। ये आगे हम लोग बढ़ते हैं भ्रष्टाचार के बाद काला धन। मोदी जी बोले थे जब हम आएंगे काला धन लाएंगे, तो मोदी जी लाए काला धन, 500 या हज़ारिया बंद कर दिए रातें रात। मोदी जी में हमें एक एक अच्छा गुण लगता है, वो राते को सोचते हैं। मोदी जी राते को कोनो फैसला लेते। एक बार बोले थे ताली बजाओ, ताली बजा, थाली बजाओ, थाली बजाओ कोरोना भगाओ, थाली बजाओ कोरोना भगाओ, थाली बजाओ कोरोना भगाओ। पता नहीं थाली से कनेक्शन क्या था कोरोना का, आज तक हम समझे ही नहीं। आपको पता है तो बताना, ठीक है। तो सही ढंग से कमाए गए धन को हम लोग कहते हैं सफ़ेद व्हाइट मनी। और सरकार को कर नहीं देते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं? अगर हम पैसा कमा के अगर सरकार को कर नहीं देते हैं, टैक्स नहीं देते हैं, तो क्या होता है? वो होता है काला धन। गैर कानूनी तरीके से, जैसे कि किसी भी तरह से हम लोग इधर उधर करके जो गैर कानूनी तरीका है कमाने का, जैसे नशा वाला पदार्थ को बेच के, ये गैर कानूनी हो गया बिहार के लेके। ये तरीका से कमाए गए धन, रिश्वत, काला बाजारी, तस्करी आदि के कारण सरकार द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं में भरपूर पैसा खर्च नहीं हो पाता है, ठीक है। आ जाओ भैया, आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं यहाँ पे वही फोटो लगा दिया भैया। ये तो गलत बात है, हमारे मोदी जी यहाँ पे हैं। चलिए, मोदी जी साहब है। मोदी जी ने क्या किया था? काला धन में क्या किया था? 1000 और 500 का नोट को नोट रखने वालों की नींद उड़ा दी और भारत में खुशहाली फैला दी, यही लिखा हुआ है। तो जब हमारे प्रधानमंत्री ने 12 बजे ये किया था कि भाई ये आज से जो है 500 और 1000 रुपया का कौन सा ये तकनीक था, आप लोग जरूर सोचना इस पे। 500 और 1000 रुपया का नोट जो है बंद कर दिया गया था। कुछ कुछ अमीर आदमी जो थे, जिसने पैसा रख के अपने घरों में, जो बैंक में रखेगा तभी न सरकार को पता चलेगा, वो क्या कहता, घरे में साथ के रख लेता था। ये नहीं पता था कि अमीर आदमी जो अगर किसी बुद्धि से किसी तरीके से वो पैसा कमाया है, तो उस पैसा का वो उपयोग भी कर सकता है। अब क्या दिक्कत था? हमारे पास मान लो 5 करोड़ था, मान लीजिए कि मेरे पास 5 करोड़ था। मोदी जी ये किए, बहुत अच्छा लगा हमें, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत हम लोग सहे थे। हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, दिक्कतें हुई थी। और मोदी जी के हिसाब से उसने अपने अपने काम तो किए ही, बेहतरीन काम किए, लेकिन उन्हें क्या पता था हमारे नीचे जो होता है घूसखोरी भी होती है। हमारे नीचे के लोग जो होते हैं, जैसे बैंक वाला, मान लो हमारे पास 5 करोड़, बैंक वाला को बोलेंगे ग्राम में 3% आपका, 5% आपका, आइए हमारा चेंज कर दीजिए। टाइम ऑन दिया था चेंज करने का। मेन तो बात यहाँ पे था, टाइम भी दिया था, चेंज कर सकते, आराम से बोला घर पे चेंज करवा लिया था बहुत लोग। तो हालांकि दिक्कतें हुई थी, जो गरीब आदमी था जिनका दिनचर्या चलता था, 1000-15,000 जो रुपया रखता था, उनको दिक्कत हुई थी। बैंक में ATM में जाते थे तो 3 घंटा में पैसा निकलता था, ऐसा ऐसा समस्या था। कभी कभी तो भर दिनों लग जाता था। ये चीज़ को मैंने सहा है। चलिए, मोदी जी से बाद में हम मिलेंगे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बेरोजगारी के बारे में, ठीक है। ये भी कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए चुनौतियां हैं। लोकतंत्र अगर अगर सही मैंने में हर चीज़ पूरी तरह से उपयोग किया जाता, तो ये चीज़ें हमें नहीं शो करना पड़ता कि बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है। और बेरोजगार नौजवान का शोषण अपने राजनीतिक हित के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? राजनीतिक हित के लिए भी बेरोजगार को रोजगार दिया ही नहीं जाता है, ऐसे भटकाया जाता है बहुत तरह से। जो है, जो नौकरी करने वाला लड़का है,
उनको बहुत तरह से तकलीफें देती हैं ये सरकारें, ठीक है। ये सरकारें जो है तकलीफें देती हैं, 2-4 लड़के जो है इस चीज़ का शिकार नहीं, लगभग सभी लड़के जो युवा लोग हैं वो सभी जो है इसके शिकार बन जाते हैं। नौकरियाँ नहीं देंगे तुम क्या करेगा। अब मान लो एक बार मास्टर वाला जो था हो रहा था कि हमारी मांगे पूरे करो। मास्टर वाला में एक चीज़ हम देखे थे, 2011 में पास थे जो टीचर थे, ठीक है, जो टीचर थे, टीचर पास कर गए थे, टीचर वाला ट्रेनिंग व्रेनिंग लेके सारा कुछ पास थे, तो उनको जो है 2021 में नौकरी हुआ था। तब तक में कर उम्र बूढ़ा के कहानी खत्म हो जाता था, इस तरह से चलती थी। लेकिन अभी जो है कुछ बदलाव किया गया, फिर वही हाल हो जाएगा, क्योंकि जो बदलाव किए थे वही हट गए हैं, ठीक है। यहाँ पे यही सत्ता में पेरा जाता है हर किसी के ऊपर, आप बोलिएगा तो आपके फैमिली को डिस्टर्ब कर देगा वो। इसलिए जैसा चल रहा है चलने दिया जाए, हम तो किताबी चीज़ पे बात पे ध्यान देंगे, है कि नहीं। लेकिन आप लोग कहिएगा ऐसा नहीं होता सर। एक बात याद रखना, हमने यहाँ पे एक फोटो लगाए हैं जो कि बहुत ही मोटिवेशनल लाइन है। बेरोजगार का दर्द सिर्फ पढ़ा लिखा युवा ही जानता है। सॉरी, बेरोजगारी, हाँ, बेरोजगारी का दर्द सिर्फ पढ़ा लिखा युवा ही जानता है, जब वह खर्च के लिए अपने अनपढ़ बाप से पैसा मांगता है। यही ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है यार। और हमारे बिहार में तो प्राइवेट जॉब की कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई वैल्यू, आज है कल हटा देगा। और कहीं ना कहीं सही है, लेकिन उनको हटाने का डर रहेगा जिनके अंदर स्किल नहीं है, जो कुछ नहीं जानते। जिनके अंदर दम है तो प्राइवेट जॉब में भी बहुत अच्छा कमा रहे हैं। आज ये कंपनी निकाल देती थी, परसों दूसरे कंपनी के साथ हम कर सकते हैं। अगर मेरा परफॉर्मेंस अगर बेहतर रहा तो हमें कंपनी क्यों हटाएगी। हम अगर कंपनी को जितना काम होना चाहिए हम उतना काम के दे रहे हैं, फिर हमें क्यों हटाएगा, पॉसिबल ही नहीं हटाना। अब कंपनी तो कहाँ से देगी पैसा भैया, जब कंपनी का काम नहीं होगा तो कहाँ से देगी पैसा। कंपनी अगर बेनिफिट में नहीं जाएगी तो कहाँ से देगी पैसा। तो ये हरेक जो प्राइवेट जॉब करते हैं उनके लिए ये चीज़ें होना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं उनको जितना देर का मेरा ड्यूटी है उनको 100% दे। इससे क्या होगा, जो हमारी कंपनी है वो बेनिफिट में जाएगा, बेनिफिट होगा उनको, तो वो कभी ऐसा कुछ कदम उठा ही नहीं सकते। सरकारी में चलो मास्टर साहब गए ना कुर्सी पर झूम रहे, 4 बजा, अरे 4 बज गया, चलो जाओ छुट्टी हुआ। ये सब करने वाला जो है सरकारी में ही होता है ज़्यादातर। ये चीज़ देखा गया, दफ्तर खुलने का समय 10 बजे, आएगा सब 12 बजे, आऊँ ले उधर से। सरकारी अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर साहब है ही नहीं। ये सब क्या है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और बेरोजगार लोग को जो है, बेरोजगार जो नौजवान है उसका शोषण अपने राजनीतिक हित के लिए किया जाता है बहुत। आज ये वैकेंसी नहीं देगा, देखते हैं ये आज के डेट में एक नया ताज़ा अपडेट न्यूज़ है। जैसे इलेक्शन आया नौकरी का वैकेंसी निकालना शुरू कर देता है। जैसे इलेक्शन खत्म हुआ उसके बाद सब नेता लोग, अरे नेताजी 4 साल हो गया, हाँ 4 साल हो गया, अरे देखो कौन कौन जगह सीट खाली है, वैकेंसी दो, वैकेंसी दो। पूरा वैकेंसी दिया, जनता बुड़बक बन जाता है, जनता फिर ओकरा चुन लेता है। हम तो कहते हैं वैसे इंसान को चुनो ही मत जो आपके लिए कभी काम ही नहीं आया, और बाद में आपको लॉलीपॉप दिखा के फिर आपसे वोट लिया जाता है, तो उस नेता को चुनने से बेहतर है कि आप चुनो ही मत। अन्य समस्याएं भी है बहुत सारी। सरकार की 3 अंग होते हैं, सरकार का जो 3 अंग होते हैं, जैसे कि मैंने आप लोग को पहले अध्याय में चर्चा करवाया था, कार्यपालिका, ठीक है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच जो है टकराव, ये टकराव होती है, तीनों के बीच टकराव होती है, होता है कानून बनाया जाता है, कानून की व्याख्या करता है और ये कानून का निष्पेक्षण करता है, ठीक है। चुनाव में होने वाला अंधाधुंध खर्चा, ठीक है, ये अन्य समस्या है किसका, लोकतंत्र की चुनौतियों का। क्षेत्रवाद, भाषीय, भौगोलिक एवं सांस्कृतिक आधार पर अलग प्रवेश की मांग करना, जैसे गुजरात में सौराष्ट्र की मांग करना, असम में वोडोलैंड की मांग करना, ये अलग अलग राज्य भी अपने तरह से मांग करते रहते हैं। तो ये सब क्या है, कहीं ना कहीं हमारे लिए चुनौतियां ही होती है। क्या होती है, लोकतंत्र की चुनौतियां ही होती है। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, बिहार में लोकतंत्र की चुनौतियां, बिहार में जो है लोकतंत्र की चुनौतियां, भैया बिहार में तो अलगे सीन है एकदम। हम
जब मैंने बाइक लिया था तो मेरा बाइक का तो पेपर ऊपर सब टंच था, ड्राइविंग लाइसेंस भी टंच। तो भैया हमारा चाबी खींच लिया, हम थोड़ा बोल देते हैं कि सर आपने चाबी क्यों खींचा। वह ज़्यादा होशियार बनता है, पढ़ा लिखा है। तो हम पढ़ाते थे यूट्यूब पे, तो हमारे यूट्यूब का लोगो बना हुआ था ऐसे करके, ठीक है। तो वो ध्यान नहीं दिया और वो चला गया वहाँ पे ले कागज लेके। ए यहाँ, हम बोले हम नहीं जाएंगे, यहाँ आके आप चेक कीजिए। बोलता बहुत तो होशियार बनता। जो वहाँ पे जो थे अधिकारी थे, उसने ऐसे करके देखा कौन है भाई इतना बोल रहा है, ऐसे करके शीशे से देखा, यूट्यूब का लोगो दिखा। यूट्यूब का लोगो जैसे दिखा, कहता है कि अरे दे आओ पेपर यार, वो यूट्यूबर है, उन्हें समझाओ टीचर है क्या है, यूट्यूबर है, जाओ उनको पेपरवा दे के आओ, नहीं तो पता नहीं कहाँ कैमरा लगाया होगा। तो सोशल मीडिया जब से आया, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार कम हुआ, लोगों के सामने प्रत्यक्ष रूप से रखा गया, जानकारी दिया गया, समझा गया, ठीक है। तो आज की डेट में हर जगह ये चीजें हो रही, लेकिन बिहार में लोकतंत्र की जो चुनौतियां हैं, भ्रष्टाचार, सरकार द्वारा बने जन कल्याणकारी योजनाओं को लाभ सभी लोगों तक सीमित मात्रा में पहुंचता है और इनका दुरुपयोग कुछ लोगों के द्वारा अपने हित में करना होता है। जैसे कि वृद्धा पेंशन में धांधली, मनरेगा में धांधली। वृद्धा पेंशन जेकर उम्र जो है, जिनका उम्र, एगो चचा जी हैं हमारे, ठीक है, एक चचा जी हैं हमारे जिनका उम्र जो है वही 50 साल होगा, अभी उनको वृद्धा पेंशन मिल रहा है। अब बताओ भाई, तो लोग जो है ऐसा ऐसा काम करता है, वृद्धो पेंशन मिलाने के लिए ओकरा 500 रुपया खर्चा दो, कहीं का नहीं छोड़ता है, वृद्धो पेंशन से काट लेता है। अरे भैया इंसान कब बनोगे, वक्त है बन जाओ, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग इसी में कि जातिवाद, भारत बिहार में सबसे बड़ा जातिवाद होता है। अपने जात को वोट देना है, कहनो है तो अपने जात के वोट दो। जातिवाद बहुत हो गया बिहार के अंदर, देखो जाति पे गाना निकलता है। ये सब कहीं ना कहीं गलत बात है। जाति 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 क्या, किसका जाति बड़ा किसका जाति छोटा। जो जिनकी संख्या ज्यादा है वो अपने आप को बड़ा जाति मान रहा है, हम बहुत बड़ा बलिष्ठ है। तो कोई बलिष्ठ नहीं होता है, ठीक है। मैं आपको याद दिला दूं कि भीमराव अंबेडकर एक छोटे जाति से थे, बहुत छोटे जाति थे, जिन्हें उन्हें पढ़ने के लिए उनको नहीं दिया जाता था, क्लासरूम में वो पढ़ाई नहीं करते थे। जो दीवार होती थी, टटिया का जो दीवार होता था, जो उस समय कुटिया बना करता था, पक्की नहीं होता था, कच्ची घर था, तो उसके बाहर जाकर वो पढ़ाई करता था। लेकिन बंदा का हिम्मत देखो, पूरा भारत का संविधान लिख दिया। इसलिए मेरे दोस्त, कोई जाति बड़ा नहीं होता है। आप अपने व्यक्तित्व से बड़े होते हैं, आप अपने ज्ञान से बड़े होते हैं, अपने जात से बड़ा नहीं होते हैं। जात से बड़ा बंदो हिला देंगे, पकड़ के गर्दे छुड़ा देंगे, ये सब कहने से कोई बड़ा नहीं होता। जाइए डीएम लोग को बोलिएगा, हिला देंगे, गर्दा छुड़ा देंगे, हाँ बोलिएगा जाके, आपको गर्दा छुड़ा के आ जाएगा, ठीक है। 2 मिनट में हवा पानी सब निकल जाएगा, कतनो ता अथी है, समझे। इसलिए यहाँ पे पावर चलता है, ना कि दम ताकत, ये सब खत्म है। बुद्धि बड़ा की बल, कहेंगे बुद्धि बड़ा की बल, तो आप लोग कहेंगे सर बल बड़ा होगा, नहीं बुद्धि बड़ा होता है। अगर डीएम के सामने जा कितनो आ जाइए, गर्दा छुड़ा के रख देंगे आपको, 1 मिनट में पूरा हिला के रख देते हैं पूरा डिस्ट्रिक्ट को, ठीक है। तो इसलिए जाति के आधार पर मतदान होता है एवं जातिगत आधार पर संघ एवं संगठन बनाया जाता है, ये कहीं ना कहीं गलत है। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, परिवारवाद। बिहार में सबसे बड़ा घटना होता है परिवारवाद, अपने परिवार को ही टिकट देगा, हाँ जौन परिचित आदमी को टिकट देगा। बिहार में लोकतंत्र की चुनौतियों के रूप में परिवारवाद प्रमुख है। अपने ही परिवार के लोगों को आगे बढ़ाना, दलों में शीर्ष पर, मतलब ऊपर जो है, शीर्ष का मतलब हो गया ऊपर, ऊपर जो है हमेशा एक ही परिवार के लोग रहते हैं। इससे सत्ता में आम लोगों की भागीदारी सीमित हो जाती है। जैसे चुनाव के टिकट बंटवारे में परिवार को ही प्रथम प्राथमिकता देता, अपने बेटा पोता बेटी को दिया जाता है। राजनीतिक पद पर नियुक्त एवं नौकरी में भर्ती अपने ही परिवार वालों के लिए किया जाता है। ये चीजें परिवारवाद जो है बिहार में एक नॉर्मल सी बात है। राजनीतिक सुधार की अगर हम लोग बात करते हैं, राजनीतिक सुधार के लिए राजनीतिक सुधार के लिए निम्न कार्य किए जा सकते हैं। देश में व्यापक स्तर पर शिक्षा का प्रसार हो, सभी को पढ़ाया जाए, सभी को, सब शिक्षित होंगे तो सब सही हो जाएगा। बेरोजगारों के लिए रोजगार की व्यवस्था किया जाए। एक मुद्दा बन गया है बेरोजगारी अपने बिहार के अंतर्गत, सबको पता है, सब नेता उता को पता है। तो सब जो है एक ही बात बोलेगा, अगर हम आए तो समझिएगा बेरोजगारी खत्म, सब युवा को नौकरी देंगे, ठीक है।
सामाजिक भेदभाव, समाज में भी भेदभाव एवं असमानता को दूर किया जाना चाहिए। निष्पक्ष चुनाव, ठीक है, निष्पक्ष किसी भी धर्म जाति को देख के आप चुनाव में आए हुए प्रतिनिधि को ना चुने। नागरिकों के चुनाव में भागीदारी ले, जो सरकार है उसमें भागीदारी लेना चाहिए, हमें वोट देना चाहिए। राजनीतिक दलों का व्यापक भागीदारी, पंचायती राज व्यवस्था का मजबूत करना, पंचायती राज व्यवस्था जो है मुखिया सरपंच समिति वाला, ये व्यवस्था को एकदम तगड़ा बनाना है। आगे हम लोग जानते हैं कि विधायिका में महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व। क्या होता है, विधायिका पोस्ट, विधायिका जो होता है उसमें महिला बहुत ही कम। अगर मैं बात करूं महिलाओं का जो है 1992 में जो था, 1952 में जो है कितना 3% था। 15वीं में जो है 15वीं लोकसभा जो आता है, ठीक है, 15वीं लोकसभा में जो था 10% था। और जबकि 16वीं की बात करें तो 10.23% था। क्या रहेगा, यही है। भारत की विधायिका में महिलाओं की प्रतिनिधित्व पहले आम चुनाव से लेकर 16वीं लोकसभा राज्य विधानसभा में बढ़ी है, लेकिन स्थिति अभी भी संतोषप्रद नहीं है, जबकि 50% होना चाहिए। ठीक है, 1992 के लोकसभा में महिलाओं की प्रतिनिधित्व 3% था और 15वीं लोकसभा में लगभग 10%, जबकि 16वीं लोकसभा में महिलाओं की प्रतिनिधित्व जो था 10.23% रहा। यह महिलाओं की संख्याओं के अनुपात में काफी कम है। क्या है, कम है। ओके, आ जाइए आगे। अगर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कि अलग अलग तरह की चुनौतियां होती है, अलग अलग देश में भी अलग अलग तरह की चुनौतियां होती है। जैसे कि मैंने बताया कि नेपाल में पुनः लोकतंत्र को स्थापित करने का चुनौतियां। पहला, बोलिविया में पानी की कीमत में वृद्धि और श्रीलंका में जातीय क्या हुआ था, सिंहली और तमिल था, दोनों में अलग अलग हो रहा था। ये सब अलग अलग चुनौतियां होते ही रहती है। ठीक है, इसी तरह का तो इस सब के बारे में पढ़ा रहे हैं। नेपालों के बारे में पढ़ा रखे हैं, बोलिविया में भी पढ़ा रखे हैं, श्रीलंका में भी आप लोग को पढ़ा रखे हैं। तो ये सब पढ़ाने का कोई ज़रूरत नहीं है। और इसी से आप लोग का जो है अध्याय हो जाता है समाप्त। और होमवर्क की बात रहा तो मैंने आप लोग को पहले ही होमवर्क दे रखा हूँ। ठीक है, होमवर्क दे रखा हूँ, आप लोग वो होमवर्क आप लोग कर लीजिएगा। मैंने बोला था, सही वक्त बोला था कि आपका 1 घंटा 5 मिनट में ये अध्याय जो है 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, और इतना ही था। और ये वीडियो कैसा लगा, कितना आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा, क्योंकि मैंने बाहरी बात किया ना, इसी को मगड़ा मगड़ा का गढ़ा गढ़ा के बोलते, तो हमें लगता है इसे भी हम 2 घंटा कर सकते थे, लेकिन हमने थोड़ा स्पीड चला, अच्छा तरह से आप लोग को नो बकवास ओनली क्लास किया, ये बेहतरीन है। ठीक है, और जो चीज़ें सब मिला के होता है, सभी अध्याय में जो हमने पढ़ा था, जो आपको मैंने इधर जो बताया, इन सभी को फिर से हमें यहाँ पे रीड करना पड़ता, जो कि मैंने पहले ही पढ़ा रखा है। ठीक है, बार बार एक ही चीज़ को क्यों पढ़ना। ये आप लोग का जो है आज ही आप लोग का जो है, आप लोग का पॉलिटिकल साइंस जिसे सिविक्स बोलते हैं, ये आप लोग का समाप्त हो जाता है। और अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं पार्ट 1 अध्याय 1 का, दूसरा का, तीसरा का, चौथा का, तो आप लोग जाइए ना भैया, प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे बनल होगा, आराम से देखते रहिए, आराम से। ठीक है, पूरा का पूरा अध्याय समाप्त हो गया। यहाँ तक आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप किस जिला से हैं। ठीक है, किस जिला से हैं और आपका क्या नाम है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही आपको हम यहाँ तक जुड़ने के लिए आपको देते हैं हम इतना बड़ा धन्यवाद। बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।